एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूलत अजूनी सैभं प्रसाद। जब आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। सोचे सोच न होवी जे सोचे लखवार चुप चुप न होवी जे लाय रहल कार। भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुण्य पार सह स्याण बल खोए जे बिना चले नाम। किव सचियारा होइए किव कूड़े टुटे पार हुक्म रजाई चले नाम नानक लिखिया वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। तुम सब भूत बन गए हो। देखो देखो मैं भी जलियांवाला बाग का भूत बन गया हूँ। मैं भी जलियांवाला बाग का भूत बन गया हूँ। बाग शहीद देखो तो ये है जालियांवाला बाग। हाँ, बहुत बड़ा है। इस बात के बारे में हमें क्या बोले? देखो देखो ये शायद सही गोलियों की निशान है। तो उसका हत्याकांड में चली होंगी। हाँ। सुनो चिड़ियों की चहचहाहट कितनी सुरीली लग रही है ना। बिल्कुल सही कहा। और ये बात तो देखो कितना सुंदर है। चलो आओ कुछ सेल्फी लेते हैं। अरे आओ आओ, ये मेरे फोन से लेते हैं ना। हाँ चलो, हो गई फोटो। मुझे भेज देना। अरे अभी भेजता हूँ। इतनी शांति है चारों ओर। और हाँ, जब भी कोई अमृतसर आता है तो लोग उससे ये जरूर कहते हैं कि जालियांवाला बाग जरूर देखने जाना। सच कहते हैं। मैंने अपने कोर्स में इस बाग के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। देखो आसपास कोई है क्या जो इस बाग के बारे में हमें कुछ बता सके? कोई है? अरे कोई है क्या? कोई है क्या यहाँ? अरे कोई है? आया जी कोई है? आया जी सत श्री अकाल जी आप कौन? ये छोड़ो और ये बताओ कि यहाँ किस काम से आए हो। आपके कपड़े, आपकी गाड़ी, लगता है सालों से नहाए नहीं। बिल्कुल मुझे भी क्या खुसर फुसर कर रहे हो। साफ साफ बताओ कि यहाँ किस काम से आए हो। पहले आप बताएं कि आप हैं कौन? मैं जलियांवाला बाग का भूत। अरे अरे मजाक छोड़िए और आपका नाम बताइए। बताया ना जलियांवाला बाग का भूत। अब साफ साफ बताओ कि यहाँ किस काम से आए हो। चल यार यहाँ से चलते हैं। ये बूढ़ा मुझे संगी मालूम हो रहा है। हाँ चलो। ठहरो, मजाक के लिए माफी। मैं तो यूं ही बक करता रहता हूँ। बस इतना जान लो कि मैंने आज तक किसी का दिल नहीं दुखाया, सबको आशीर्वाद दिया है और जलियांवाला बाग के किस्से सुनाए हैं। दरअसल दादाजी हम यहाँ पहली दफा आए हैं। हमने इस बाग के बारे में बहुत कुछ पढ़ा और सुना है। अच्छा, बाग की सैर में आए हो? हाँ। ये है जलियांवाला बाग, जालियों से घिरा बाग। ये मुल्क का सबसे पाक और पवित्र बाग है। जलियांवाला बाग ने आजादी की लड़ाई में क्रांतिकारियों को लगातार लड़ते रहने की ताकत दी। दादाजी
वह क्या है? वो निशानी। निशानी? हाँ, जनरल डायर के खूनी फौजी दस्ते 13 अप्रैल 1919 को जो हैवानियत का नंगा नाच किया, उसकी निशानी। हजारों लोगों के बलिदान की निशानी। वो बैसाखी का दिन था, काली बैसाखी का दिन। पीछे क्या देख रहे हो बच्चा जी? दरअसल दादाजी, मैं देख रही हूँ कि वह हत्यारा फौजी दस्ता आया कहाँ से। उसी रास्ते से जिस रास्ते से आए हो तुम लोग। तब भी सिर्फ वही रास्ता था आने जाने के लिए। जनरल डायर भी अपने खूनी फौजी दस्ते के साथ उसी रास्ते से आया था। न किसी को सोचने का मौका दिया, न समझने का। अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। लोग बिलबिलाकर मरने लगे। दारजी, मैंने सुना था जब गोलियां चली थी तो बहुत सारे लोग अपनी जान बचाने के लिए किसी कुएं में कूद पड़े थे। कहाँ है वो कुआं? हाँ। चलो अब उसी तरफ चलते हैं। अरे पाओ आओ, ये शोक में डूबा हुआ कुआं है। सतवंती, बलविंदर, हीरा, अरे देखो देखो, नए जमाने के बच्चे तुमसे मिलने आए हैं। अरे देखो तो कौन तुमसे मिलने आया है? दादी, ये आप किससे बात कर रहे हैं? अपने परिवार से। परिवार से? हाँ, सब अंदर है ना। मतलब? उस हत्याकांड वाले दिन मैं अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ आया था, जनरल डायर की गोली से बचने के लिए। सतवंती, बलविंदर, वीरा सब एक एक करके इस कुएं में कूदते चले गए। चारों ओर से बच्चे, बूढ़े, औरतों के झुंड इस कुएं में समा गए। बाप रे, कैसा राक्षस है वो जनरल डायर। क्या बच्चों पर भी दया नहीं आई? दया होती तो निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाता। 1500 राउंड गोलियां चलाई। गोलियां तब तक चलाता रहा जब तक कि गोलियां खत्म नहीं हो गई। हैवानियत की भी हद होती है। हैवानियत अभी खत्म नहीं हुई थी। हत्याकांड के बाद जब लाशें निकालने का काम शुरू हुआ तो मुझे किसी की भी लाश नहीं दी गई। पता नहीं उन्होंने लाशें निकाली भी या सब इसी कुएं में दफन है। मैं होता तो जनरल डायर को जिंदा न छोड़ता। आज जब यह सुनकर तुम्हारा खून खौल उठा तो क्या उस जमाने के नौजवान का खून नहीं खौला होगा? सच कहा दादी। कुछ और? आज जब यह सुनकर तुम्हारा खून खौल उठा तो उस जमाने के एक नौजवान का भी खून खौल उठा था। नाम था उधम सिंह। हाँ, उधम सिंह ने हत्याकांड के 21 साल बाद अंग्रेजों के घर में घुसकर इस हत्याकांड का बदला लिया। अंग्रेजों के घर घुसकर जालियांवाला बाग हत्याकांड का बदला? इसके बारे में तो मैंने कभी नहीं सुना। शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले। वतन पे मरने वालों का यही बाकी हिसाब होगा। मुल्क के कुछ एहसान फरामोश लोगों ने इन वतन परस्त नौजवानों की चिताओं पे मेले लगने तो दूर, इनके नाम तक इतिहास के पन्नों से फाड़ फोड़ कर फेंक। लेकिन लेकिन उधम सिंह का पूरा किस्सा सुनना चाहोगे ना? पूरा किस्सा सुना सकता हूँ। हाँ, सुनाइए। बैठो बैठो। हत्याकांड के बाद उधम सिंह बदले की आग में जल रहा था। वो जनरल डायर और माइकल डायर को इस हत्याकांड का जिम्मेदार मानता था। दोनों को एक साथ मारना चाहता था, बस मौके की तलाश में था। दादी, एक बात पूछूं? जब जालियांवाला बाग हत्याकांड चल रहा था तब लोग देश में क्या सोच रहे थे? पूरे देश में तूफान उठ खड़ा हुआ। लोग सड़कों पर उतर आए।
महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों को खूब खरी खोटी सुनाई। पूरे देश ने इस हत्याकांड की निंदा की। निंदा से क्या होता है? क्या जो लोग मर गए थे क्या वो जिंदा हो गए? जो लोग मर गए वो जिंदा तो नहीं हो सकते थे। पर इंग्लैंड में विंस्टन चर्चिल पाखंड करते हुए कह रहा था कि यह एक अमानवीय कृत्य था जिससे बचा जा सकता था। कत्लेआम से बचने के लिए जनरल डायर और माइकल ओडायर को वापस इंग्लैंड बुला लिया गया। मैं होता ना उन राक्षसों को इंग्लैंड जाकर ही मार देता। शाबाश, उधम सिंह ने भी यही किया, मगर पूरी तैयारी के साथ। सबसे पहले वो अमेरिका गया और गदर पार्टी में शामिल हो गया। उसके बाद भगत सिंह के कहने पर हथियार के जखीरे के साथ हिंदुस्तान लौटा। इसी पीछे गड़बड़ हो गई। बिना लाइसेंस की पिस्तौल रखने के जुर्म में उधम सिंह को 4 साल की जेल हो गई। ईरान, जर्मनी, फ्रांस होता हुआ इंग्लैंड पहुंचा और सन 1940 में माइकल ओडायर को गोली मारकर फांसी पर चढ़ गया। दादी, आप उधम सिंह जी के बारे में और क्या-क्या जानते हैं? मैं आज तुम्हें बताऊंगा कि एक सीधा सच्चा नौजवान उधम सिंह शहीद आजम उधम सिंह में कैसे बदल गया। अरे दादी, मेरे पास मोबाइल पर एक मैसेज आया है। देखिए, लिखा है 31 जुलाई, हैप्पी शहीद उधम सिंह डे। दादी देखिए, मेरे पास भी मैसेज आया है। लिखा है उधम सिंह शहीद दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। देखो मेरे पास। अरे ओ, फेसबुक और व्हाट्सएप की औलादो, शहीदों की शहादत को हैप्पी उधम सिंह शहीदी डे और शहीद उधम सिंह दिवस की ढेरों शुभकामनाएं बोलकर उन पवित्र आत्माओं का अपमान मत करो। शहीदों की शहादत को याद करना, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करो, गीत गाओ, नाटक खेलो। पर दादी, हम तो एक दूसरे को मैसेज भेजकर सचमुच शहीदों को याद ही करना चाहते हैं। हाँ, बड़ा अजीब मुल्क है। यहाँ पे शहीदों को याद करने के तरीके भी बड़े अजब गजब। कोई शहीदों की मूर्ति के साथ फोटो खिंचवाकर अखबार में छपवाता है, कोई डीजे की धुन पर सड़कों के बीच नाच नाच कर श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। लेकिन दादी, बस शहीदों को याद करने का ये उटपटांग तरीका बंद करो। चलिए, हम सारे हमारी गलती मानते हैं और आपसे वादा भी करते हैं कि शहीदों को याद करने के इस तरीके में हम बदलाव जरूर लाएंगे। हाँ। तो मैं आज तुम्हें शहीद उधम सिंह की शहादत का किस्सा उस पेड़ के नीचे बैठ के सुनाऊंगा, जिसके नीचे बैठकर उधम सिंह ने वो खूनी मंजर देखा था। आओ। सरदार जी, आपने अपने बारे में तो कुछ नहीं बताया। मुझे अपने बारे में कुछ नहीं पता। कुछ लोग मुझे जलियांवाला बाग का चौकीदार कहते हैं, कुछ लोग मुझे जलियांवाला बाग का भूत बोलते हैं। सरदार जी, फिर से मजाक। बस इतना जान लो, मैंने आज तक किसी का दिल नहीं दुखाया, सबको आशीर्वाद दिया है और जलियांवाला बाग के किस्से सुनाए। भूत और जिन हमेशा बुरे नहीं होते, अच्छे भी होते हैं। चलिए, वो रहा पेड़। ये
जलियांवाला बाग में मौजूद अमृतसर के आसपास के गांव से आए सभी भाई बहनों का मैं स्वागत करता हूँ। होली प्राजी को भी बैसाखी की अलग अलग बधाई। वैसे तो वैसाखी का ये पर्व हम हर साल बहुत हर्ष और उल्लास से मनाते हैं, मगर इस साल की ये वैसाखी हमारे भविष्य के लिए संकट की चेतावनी बनकर आई है। हाँ, संकट की चेतावनी। अंग्रेजी हुकूमत ने जो हमसे वादे किए थे वो उन सब वादों से मुकर गई है और अब भारत देश में स्वाधीनता आंदोलन को कुचलने के लिए रोलेट एक्ट लाया जा रहा है। हाँ, रोलेट एक्ट। हम सबको मिलकर इसका विरोध करना होगा। होली प्राजी करेंगे जी, करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हाँ, करना ही होगा, तभी हम अपने देश में सम्मान से जी सकेंगे। अब मैं सरदार केहर सिंह जी से प्रार्थना करता हूँ कि आंदोलन की प्रेरणा देते हुए हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें और एक बार फिर से आप सभी को वैसाखी दी लग यहाँ उपस्थित सरदार हंसराज जी, होम रूल लीग के हमारे सक्रिय युवा साथी और भाई और बहनों, रोलक एक्ट की बारीकियों के बारे में सरदार हंसराज जी आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले जो देश में हालात हैं उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ उस वक्त देश में एक और महंगाई बढ़ने लगी तो दूसरी ओर जबरन फौजी भर्तियां शुरू हुई, जिसके कारण जनता में आक्रोश हुआ और हिंदू और मुसलमान भाइयों में भाईचारा और एकता बढ़ी। बिल्कुल सही। उसी वक्त अमेरिका से गदर पार्टी के क्रांतिकारी साथियों ने 21 फरवरी 1914 को एक साथ विद्रोह की योजना बनाई। हथियारों के साथ देश में आने की तैयारियां चल रही थी, लेकिन इस बात का पता अंग्रेजी सरकार को चल गया और उन्होंने डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट लागू किया, जिसके तहत बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई। यहां तक कि होम रूल लीग पार्टी के सक्रिय आंदोलन को देखते हुए श्रीमती एनी बेसेंट को भी गिरफ्तार कर लिया गया। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज जर्मनी से हारने लगे थे तो भारत सचिव लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने पार्लियामेंट में एक बयान दिया कि अंग्रेज न्याय, सत्य और संसार की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं। 1918 में वो भारत आए, सबके साथ मिलकर उन्होंने रिपोर्ट भी साझा की, लेकिन युद्ध में जीत के बाद वो बदल गए हैं। अब वो हमारे पर दमनकारी रोलेट एक्ट लाना चाहते हैं। रोलेट एक्ट वापस लो, वापस लो। रोलेट एक्ट वापस लो, वापस लो। अंग्रेजों वापस जाओ, वापस जाओ। अंग्रेजों वापस जाओ, वापस जाओ। रोलेट एक्ट की बारीकियों के बारे में सरदार हंसराज जी आपको बताएंगे। उससे पहले आप सभी को मेरी ओर से वैसाखी की लख लख बधाई।
की वीरता और आत्म बलिदान से ही इंग्लैंड इस विश्व युद्ध में विजयी हो सका। बिल्कुल। ब्रिटिश सरकार ने हमसे वादा किया था कि युद्ध के बाद भारत के लोगों को स्वायत्त शासन दिया जाएगा, लेकिन इस बेईमान सरकार ने हमें धोखा दिया। विधान परिषद पर रोलर टैक्स पारित किया। अरे पाजी, रोलर टैक्स आखिर है क्या ये रोलर टैक्स? मैं बताता हूँ, रोलर टैक्स एक काला कानून है, ब्लैक एक्ट। इसमें न कोई अपील, न दलील और न कोई वकील। मुझे ये तो सरासर बेमानी है जी। इस एक्ट के द्वारा आप कोई अपील नहीं कर सकते, आप कोई दलील नहीं दे सकते और ना ही कोई वकील कर सकते हो। पाजी, ये तो सरासर गलत बात है। जी हाँ, कोई भी अखबार अपनी मर्जी से कुछ नहीं छाप सकता, क्योंकि अखबारों पर नियंत्रण कर लिया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को केवल संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसे अनिश्चित काल तक कैद में रखा जा सकेगा। आप सब जानते हैं कि अमृतसर के कैंट एरिया में हम हिंदुस्तानियों को घुटने के बल रेंग कर चलने के लिए मजबूर किया जा रहा है। भाइयों, और ये जनरल डायर हमें कहीं भी अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। अगर हमने जी जान से रोलर टैक्स का विरोध नहीं किया तो भाइयों और बहनों, हमारी गुलामी पक्की है। रोलर टैक्स वापस लो, वापस लो। रोलर टैक्स वापस लो, वापस लो। अंग्रेजों वापस लो, वापस लो। अंग्रेजों वापस लो, वापस लो। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय।
तू जलियांवाला बाग क्यों आया था? क्यों आया था लाले? बैसाखी मनाने? बैसाखी मनाने आया था ना लाले? उठ जा रुक लाले, मैं काट लाती हूँ। क्या करने के लाले? कोई है? भैया कोई है? भैया मुझे कोई काट ला दो। मुझे मेरे लाले की लाश कर ले जाना है भैया, मुझे कोई काट ला दो। मुझे काट ला दो वीर जी, मुझे मेरे लाले ले जाओ। अरे इतनी रात को कहाँ से काट ला दूं बेबे? बाहर कर्फ्यू लगा है। ये कर्फ्यू सुबह 8 बजे खुलेगा। सरदार, सरदार, मेरा लाले हट यहाँ से। सरदार, अरे उठ जा, अरे उठ, अरे घर चल लाले। वीजी, वीजी, मुझे काट ला दो वीजी, मुझे मेरे लाले को घर ले जाना है वीजी, मुझे काट ला दो लाले। तो बेबे तू इसी में ले जा।
बख्श बंदे को मारना भोजन तेरा अब की बार बख्श बंदे को मारना भोजन तेरा कहे कबीर सुनो रे संतो सुनो रे संतो खेत ही करे रे मेरा अब की बार बख्श बंदे को मारना भोजन तेरा मारना आप जी दे हुजूर अरदास है जी, जलियांवाला बाग विच मारे गए परिवार दे हर उत्ते हथ रखना जी, उन्हें बल बख्शना, चढ़दी कला विच रखना, अखर वादा काटा भुल चुक माफ करनी, सरबत्ते कारज रास करने, यही प्यारे मेल जिना मिलिया आप जी दा नाम, गुरु नानक नाम चढ़दी कला मेरे पाड़े सरबत का बोले सोने हो सत श्री अकाल। इतिहास पुरख जानता है जितनी कुर्बानियां खालसा जी ने दी हैं संसार में और कहीं नहीं। कल बैसाखी के दिन हो माइकल के कहने पर जनरल डायर ने जलियांवाला बाग की जमीन पर जो निर्दोष आदमी और बच्चों को घेरकर गोली फेंकी है हम उसे कभी नहीं भूल सकते। जलियांवाला बाग की इस खून आलूदा मिट्टी में अब बगावत की ऐसी फसल लहलहाएगी जिसमें बम बंदूकें बर्छियां और तलवारें उगेंगी। खेत खलिहानों से गली मकानों से शहीदी जत्थे निकलेंगे और अंग्रेजी सरकार को मिट्टी में मिला देंगे। तुम सब मेरे साथ कसम खाओ कि हमारे गुरुओं के बंदे बंदा बहादुर की तरह नाताताइयों को जड़ से उखाड़ फेंकोगे। हमारे दसम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने भी कहा है, चढ़िया नाल के पास लड़ावा ता गोविंद सिंह नाम चलावा, 1.25 लाख से एक लड़ावा ता गोविंद सिंह नाम चलावा। बोले सोने हो उम्मीद से तो दुनिया कायम है जी। लोग कहते हैं अंग्रेजी कौम की सल्तनत सारी दुनिया में कायम है, उनके राज में कभी सूरज नहीं डूबता। लेकिन दुनिया ये भी जानती है कि वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। अंग्रेजों का सूरज भी डूबेगा, जरूर डूबेगा। और जी मैं तो कहता हूं कि उनका सूरज हमारे हिंद महासागर में ही डूबेगा। हमारे देश का नौजवान भी अब चुप न रहकर इस अंग्रेजी सरकार को सबक सिखाकर रहेगा। और जिनके भी खून में जवानी का जोश है वो ये कसम जरूर उठाएंगे कि जनरल डायर को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और वो दुनिया के चाहे किसी भी कोने में छुपकर बैठा हो उसे ढूंढकर उसका सीना गोलियों से छलनी कर दिया जाएगा। बीते
कल की ये बैसाखी काली बैसाखी के नाम से जानी जाएगी। ये बैसाखी ना जाने कितनों का घर तबाह और बर्बाद कर गई। सबर करो पापा जी, मैं भी आपका बेटा ही हूँ। बलविंदर, बलविंदर, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग की, देश धर्म दे काल सब जन धरा। क्या यहाँ एक भी ऐसा बहादुर नौजवान मौजूद नहीं है जो साक्षात गुरु की हुजूरी में शपथ ले कि कैसे भी वो ये जलियांवाला बाग के नरसंहार का बदला लेगा, और चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी कसम नहीं तोड़ेगा, और इन कातिलों को मौत के घाट उतार देगा। वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह, वाहे गुरु जी दी फतेह। जी, आपको कहाँ जाना है? चलिए मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। ऐसा घर पुत्र, किसका घर? इस बैसाखी पर तो मैं बर्बाद हो गया। मेरी बीवी, मेरे बच्चे सब जलियांवाला बाग की आग में जल गए। लगता है वे सब अभी उसी कुएं में है जिसमें उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए छलांग लगाई। इसकी सांस कब रुकेगी ये तो वाहे गुरु ही जाने दार जी। लेकिन अब आप मेरे साथ मेरे घर चलो। देखिए, इनकार मत करना, आपने इतनी बार मुझे पुत्र कहा है। इसका घर कैसा घर? हर सांस के साथ लगता है कि ये मेरी आखिरी सांस है। मगर इस बदन के पिंजर में ना जाने कैसी धौरनी है कि एक के बाद दूसरी सांस आती चली जाती है। एक के बाद दूसरी सांस आती है। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? अब तो आप मेरे साथ मेरे घर चलो। हाँ पुत्र, एक काम करने का पुत्र, मुझे जलियांवाला बाग ले चल। हाँ दादी, मैं आखिरी बार अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ। हाँ। अब की बार शहीदी कुआं न रुकते थे बूढ़े के
यही है वो खूनी कुआं जिसकी अंधेरी गहराइयों में मेरा पूरा परिवार समा गया। ऐसा नहीं हो सकता, उसमें अभी भी कोई जिंदा हो। मैं आवाज लगा के देखता हूं। सतवंती, बलविंदर, वीरे, अरे कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? लगता सब मुझसे रूठ गए। मेरी जिंदगी ही मुझसे रूठ गई। अजी बोलो जी, बोलो जी, बोलो जी। धीरज धरो दारजी, धीरज धरो। कैसे धीरज धरूं? सतवंती, बलविंदर, वीरा, क्या करते हो पापा जी? क्या करूं? सच्चे बादशाह तू ही बता, मैं क्या करूं? दारजी, कल जब यहाँ गोलियां चली तो मैं भी यही मौजूद था। मुझे भी एक गोली लगी और मैं बेहोश हो गया। होश आया तो लाशों का ढेर देखे, चारों तरफ लाशें थी। जो घायल थे वो चीख रहे थे। मुझे तो भाई गुरु सच्चे बादशाह ने बचा लिया। तू जिएगा पुत्र, तू जिएगा। तू ही लेगा अंग्रेजों से सत्याकांड का बदला। लोग कहते हैं शहीदों की याद में पत्थर बोलते हैं, फिर ये कुआं क्यों नहीं बोलता? ऐ शहीदी कुएं, तुझे तो इसलिए बनाया गया था कि तू प्यासों की प्यास बुझाएगा, मर्दों को जियाएगा। और उनकी प्यास बुझाते बुझाते खुद खून का प्यासा हो गया। और अगर अपनी तेरी प्यास नहीं बुझी तो ले बुझा ले प्यास। क्या करते हैं बाबा जी? पागल हो गए क्या? हाँ, पागल हो गया हूँ, पागल हो गया हूँ। अगर ये कुआं काला है तो ये बैसाखी भी काली बैसाखी है। अगर ये काला कुआं है तो कुआं ही ना। और ये बैसाखी अगर काली बैसाखी है तो बैसाखी ही ना पुत्र। इस बैसाखी पे ना पूरे पंजाब में कोई नहीं नाचा। चल चल, हम दोनों मिलके भांगड़ा पाएंगे। चल पुत्र, हम दोनों मिलके भांगड़ा पाएंगे। सावन आवे, सावन आवे, रंग ले आवे, वे जदकद आई बैसाखी गावे। चरखा पींगा पींगा पाइया, वे मेले चलिया, ओ मेले चलिया ननद भर जाइया, ओ मेले चलिया ननद भर जाइया। ओ बल्ले 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 बल्ले। ओ सिख लो नचना, सिख लो नचना, खेडना गावना, ये दिन बार बार नहीं आवना। जग जीवे 4 दिना दा मेला, भई जाना विछड़, जाना विछड़ पराओ मेला, ओ जाना विछड़ पराओ मेला। ओए बल्ले 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 बल्ले। ये मैं नहीं नाच रहा, अकाल पुरख नाच रहा है। मेरा ये नाच अंग्रेजों की मौत का आखिरी नाच होगा। मैं देख रहा हूं,
देख रहा हूं कि जनरल डायर के सिर पर उसकी मौत कैसे नाच रही है। बैठे रहो दारजी, थक गए होगे। थक गया हूं, अपनी जिंदगी से बहुत थक गया। एक न एक दिन तो सबको रब के पास जाना है दारजी, हम सब भी जाएंगे। कहते हैं वतन पर जो कुर्बान होता है वो सीधे स्वर्ग जाता है। जलियांवाले बाग के सभी शहीद स्वर्ग में होंगे। आप तो वहीं जाकर भगवान से पूछना कि रब ने आपके साथ यह अन्याय क्यों किया, और यह भी पूछना कि आखिर हम कब तक अंग्रेजों के अत्याचार सहते रहेंगे। हमारा मुल्क कब आजाद होगा दारजी, कब आजाद होगा? नहीं, नहीं, मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा। मैं तो यही रहूंगा अपने जलियांवाला बाग में। मेरी प्रेत आत्मा तब तक यहां भटकती रहेगी जब तक मुल्क को आजादी नहीं मिल जाती। मैं सुनाऊंगा लोगों को इस काले कुएं और काली बैसाखी की कहानी। मैं सुनाऊंगा लोगों को जलियांवाला बाग की दास्तान। रही बात मुल्क की आजादी की, तो आजादी कभी भी भीख में नहीं मिलती पुत्र। उसके लिए लड़ना होता, उसके लिए लड़ना होता है। तू लड़ेगा ना पुत्र, तू लड़ेगा ना? हाँ दारजी। सत्यवंती, बलविंदर, उस कुएं से मुझे मौत की आवाज सुनाई दे रही है। नहीं दारजी, वे सब मुझे अपने पास बुला रहे हैं। नहीं दारजी, वे सब मुझे अपने पास बुला रहे हैं। दारजी, वे सब मुझे अपने पास बुला रहे हैं। दारजी, नहीं नहीं दारजी, वाहेगुरु, नहीं वाहेगुरु। दारजी, 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 अरे दारजी, 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 दारजी। जाने से पहले मेरी एक बात सुन लो दारजी। मैं उधम से इस जलियांवाले बाग की खून से सनी मिट्टी, इस खूनी कुएं और यहाँ की दीवारों को गवाह बनाकर देश के शहीदों के नाम पर कसम खाता हूं। जनरल डायर, लेफ्टिनेंट गवर्नर ओ डायर को अपने हाथों मौत की नींद सुलाऊंगा। ये दोनों दुनिया के किसी भी कोने में छिप जाए, मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। हमारा वतन भी जल्द आजाद होगा दारजी, मैं वचन देता हूं। मैं उधम से वचन देता हूं दारजी। पूरा सो पहचानिए जो नए दीन के पुरजा पुरजा तब न छाड़ेंगे। वाहेगुरु, दारजी को अपनी शरण में लेना, उनकी आत्मा को सच्ची शांति देना, बनना परवर, सच्ची शांति देना। बोले सो निहार,
सत श्री लंदन के उस हॉल में जब वेंटिलेटर उड़ाए तो जैसे भौंक रहे थे वे ब्रिटेन के कायर अपने दुष्कर्मों पर उनको जरा नहीं थी शर्म आग बबूला उधम सिंह ने किए रिवॉल्वर फायर ये मिट्टी पंजाब री Time for national anthem. Ladies and gentlemen, it is a proud moment for all of us to facilitate Sir Michael Adair and Lord Setland for their distinguished services towards British Empire. As Lieutenant Governor of Punjab in India, Sir Michael Adair crushed the movement of Indian National Congress and the ugly desire of Indian revolutionaries. I request the President of Royal Central Asian Society to give memento to Sir Michael Adair. Congratulations. Now it's a pleasure for me to announce the name of Sir Lord Zetland to receive the memento. Many congratulations. Ladies and gentlemen, now I request the President of Royal Central Asian Society to address the gathering. My dear fellow brothers and sisters of British Empire, firstly, I'll say that Sir Michael O'Dwyer and Chandler Dyer were the great servants of British Empire. India is the most valuable gem in the British crown. Ladies and gentlemen, Lord Zetland is a brave custodian of British Empire. When even the House of Commons passed a resolution condemning firing of innocent people of Punjab at Jallianwala Bagh, Amritsar,
once again praise the services of Sir Michael O'Dwyer and General Dyer, done in best interest of British Empire. Now request Lord Zetland to say something about the current situation. Thank you. Ladies and gentlemen, we cannot give freedom to India. Our forefathers won that land. We are our rulers rule India. We gave those poor Indians a good time, good education, are giving them all the benefits of being under the British Empire. Whatsoever Sir Michael O'Dwyer and General Dyer did 21 years ago at Jallianwala Bagh was in the best interest of the British Empire. And I hail the services rendered by Sir Michael O'Dwyer and General Dyer at this moment. Sadly, function could have been more significant if General Dyer may be alive and present on. Thank you for the honor. I only did my duty towards the crown and the queen. Again, thank you. Thank you, Lord Zetland. Ladies and gentlemen, now I request Sir Michael O'Dwyer to address the gathering. Ladies and gentlemen, it's a great honor for me to receive the memento for the services that I have rendered in the interest of the British Empire and the Crown as Lieutenant Governor of Punjab in India. As a humble servant of Crown and Queen, I had left no stone unturned to crush the freedom movement of the Indian National Congress and bloody Indian revolutionaries. Sadly, General Dyer had died, who had done tremendous work to silence the bloody Indians in Jallianwala Bagh near Swarn Mandir in Amritsar. We both have worked together to strengthen the British Empire in India. And we are not fools. We are not fools to give freedom to Indians. In fact, India is our lifeline. And we are a wealthy nation because of India. But they are stupid. And the leaders are just incapable. If we left India, they can't survive. But those bloody black rascals, we gave them good hospitals, good governance, good education, and they want to throw us out. They are slaves and will remain so forever. Those bloody black Indians had to crawl. They had to crawl on these streets to see a British citizen. And this behavior they deserve. And I Sit down, everybody, please, please. I had killed Michael and Zetland. I will not harm anybody. It was my revenge for the cruel firing on the innocent people gathered at Jallianwala Bagh. It was my revenge for the crushed firing by 50 soldiers appeared under General O'Dwyer on 13th April 1919 at Jallianwala Bagh.
giving no words of warning. Fired for 15 minutes, living 379 dead, 1,500 wounded. 1,500 wounded. Arrest me! I'm not going to stay. Vande Mataram! अंग्रेजों की बड़ी अदालत में कर्जा उधर से बदले की वह आग दबाए बैठा था वो डर से आजादी के खातिर मेरे 100 जीवन है कुर्बान भारत माता जिए शान से बोला वीरों धन से ये मिट्टी पंजाब दी Okay. Udham Singh, do you understand English? बेहतर जानता हूं, लेकिन अगर मुकदमा हिंदी में होगा तो आप हमें और हम आपको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। Okay. My lord, I understand Hindi during my stay in India. Okay, proceed. Thank you. Udham Singh, I stay in India for some official work, so I know Hindi. Understand well, Hindi अच्छे से जानता हूँ. शुक्रिया। उधम से, let me ask you a few questions. कुछ सवाल पूछता हूँ. माफ कीजिए, मेरा नाम उधम सिंह नहीं है। What? If you are not Udham Singh, what was your name? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम राम मोहम्मद सिंह आजाद है। Strange name. Ram Muhammad Singh Azad. Who came to me? मुसलमान. अब मैं ना हिंदू हूं ना मुसलमान, और मैं सिर्फ हिंदुस्तानी हूं। Why did you kill Sir Michael O'Dwyer or Lord Zetland? क्यों मारा? What do you have? What kind of enmity? क्या दुश्मनी थी उनसे? साल पहले अमृतसर पंजाब के जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद मैंने तय कर लिया था, ये दोनों दुनिया के किसी कोने में होंगे, मैं इन्हें मारकर जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लूंगा। मैं 21 साल से बदले की आग में जल रहा था। What rubbish? रविश बोलकर अपनी खूनी कारस्तानियों पर पर्दा मत डालिए। जनरल डायर ने पूरे एक्ट का विरोध कर रहे अमृतसर के हजारों निहत्थे हिंदुस्तानियों को मौत की नींद सुला दिया, तब मैं भी वहां निहत्था मौजूद था। आज उस समय मेरे पास भी एक पिस्तौल होती, इन्हें मारने इन्हें इंग्लैंड तक नहीं आना पड़ता। So, how did you survive? तो कैसे बच गया? मेरे ऊपर 2 लाशें थी, मैं बेहोश हो गया था। होश आया तो एक खौफनाक मंजर देखकर स्तब्ध रह गया। सोचने लगा, जो मुल्क अपने आप को सभ्यों का देश कहता है, उस सब
सभ्य मुल्क का जिम्मेदार आला अफसर इतना असभ्य कैसे हो सकता है? Okay. How old were you when this accident happened? ये जब हादसा हुआ तब तुम्हारी उम्र कितनी? इसे हादसा मत कहिए, ये नरसंहार था। निहत्थे हिंदुस्तानियों के ऊपर हथियारबंद सभ्यता के पुजारियों का आतंक। यही बात उम्र की। उस समय मैं 19 साल का नौजवान था। Oh, so it took 21 years long. तुम्हें 21 साल लगे बदला लेने में। बैसाखी वाले दिन से ही मौके की तलाश में था। खून का बदला खून से लेना चाहता था। मैंने एक पिस्तौल भी खरीद ली थी। मैं लगातार मौके की तलाश में था। चाहता था कि ऐसा मौका मिले जनरल डायर और माइकल ओडायर दोनों को एक साथ मार सकूं। मुझे मौका नहीं मिल रहा था। 1928 में मैं पिस्तौल के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर मुकदमा चला और मुझे 4 साल की कैद हो गई। What happened after that? उसके बाद क्या हुआ? जेल से छूटने के बाद भी पुलिस मेरी निगरानी करती रही और एक दिन पुलिस को चकमा देकर 1932 में जर्मनी भाग गया। So you didn't capture in Germany? पकड़ा नहीं गया? नहीं, वहां अपना नाम बदल बदल कर घूमता था। कभी अपना नाम उदय सिंह बताता तो कभी शेर सिंह, और कभी अपना नाम फ्रैंक बार्जिक और कभी राम मोहम्मद सिंह आजाद कर लेता। इसीलिए पकड़ा नहीं जा सका। Where did you get this revolver? ये revolver तुमको कहाँ से मिला? मिला नहीं, इसे मैंने जर्मनी से खरीदा था। Oh, and after that you came to England here. यहाँ आ गया England. यस, इंग्लैंड आ गया। वहां जनरल डायर और माइकल ओडायर का वध कर दिया। अफसोस, मेरे यहाँ आने से पहले जनरल डायर मर चुका था। काश उसे भी अपने इस पिस्तौल से मार पाता। So you have come here, India to England, हिंदुस्तान से इंग्लैंड आया, केवल सर माइकल ओडायर, जनरल डायर को मार। यस, यू आर राइट। जब सन 1932 में मैं जेल से छूटा तब जनरल डायर और माइकल ओडायर इंग्लैंड आ चुके थे। मुझे बदला देने यहाँ तक आना पड़ा। Even after so many years, you didn't forget. ये बदला लेना इतने साल बाद भी तुम नहीं भूलता कैसे? जलियांवाला बाग हत्याकांड 24 घंटे हर साल के 365 दिन मेरी आंखों के सामने घूमता रहता था। जिंदगी का सिर्फ एक ही ख्वाब था, डायर और माइकल ओडायर की तड़पती हुई लाशें देखना। मैंने अपने दिल में जलती हुई बदले की आग को कभी ठंडा नहीं होने दिया। So now your revenge is complete. तुम्हारा बदला पूरा। पूरा नहीं, सिर्फ आधा बदला ले पाया हूं। जब यहाँ आया तो पता चला जनरल डायर मर चुका है। मुझे अफसोस है, तो मेरी गोली से क्यों नहीं मरा? Why did you shoot at Lord Sutton? उस पर क्यों गोली चलाई? तुम्हारी उससे क्या दुश्मनी? जब इंग्लैंड में जलियांवाला बाग नरसंहार का शोर मचा तो लॉर्ड जेटलैंड ने जनरल डायर और माइकल ओडायर को देशभक्त बताया। उनकी कारगुजारियों के लिए हाउस ऑफ लॉर्ड्स और बाहर दोनों तरफ जमकर तारीफ की। तभी मैंने सोच किया था, मौका मिला तो जेटलैंड को भी नहीं छोड़ूंगा। उधम सिंह, oh sorry, Ram Mohammed Singh Azad. How did you reach in that meeting with that revolver? ये बंदूक लेकर कैसे पहुंचा? No one investigated. जांच नहीं किया? मैंने एक मोटी सी किताब ली और ब्लेड से उसके सारे पन्नों को बीच से काट कर बॉक्स जैसा बनाया। रिवॉल्वर छिपा कर ले गया था। When did you shoot? दे रहा था। इतने सालों बाद भी उसे अपने कामों में कोई शर्म नहीं थी।
वो हिंदुस्तान की आजादी की आवाज को ताकत से कुचलने की वकालत कर रहा था। कह रहा था, Lady black Indians can roll on the street, see and British citizens, and this behavior they deserve. इतना सुनकर मेरा खून खौल उठा, मेरी आंखों में आग बरसने लगी। मैंने किताब के धोखे से रिवॉल्वर निकालकर गोलियां चला दी। टायर को तड़पता देखकर मुझे लगा आखिर मैंने हत्यारों से बदला ले लिया है, मगर अफसोस वो हरामी सेंटलेंड बन गया। Okay. My lord, Udham Singh confession makes the story very clear. He kept the flames of revenge ignited in his heart for 21 long years. For this, he planned a murder. And murdered the faithful person of the British Crown, Sir Michael O'Donnell. And as well as badly hurt to Lord Setland, a gentleman person. And he also gave a statement that says he also wanted to kill Lord Setland. So, my lord, it's a cold-blooded murder. So I request you to give the death sentence to the culprit. Therefore, in future, nobody can even imagine to kill any British national. That's all, Your Honor. After listening to all circumstances, witnesses, hearing, and the confession of murderer Udham Singh, there is no doubt that Udham Singh had murdered Sir Michael O'Donnell and also tried to kill Chetland. So, he should be hanged till death. He should be hanged till death. धन्यवाद। मुझे खुशी है कि मैंने अपना काम पूरा किया। अपनी मातृभूमि के लिए मेरा पवित्र कर्तव्य था। मैं अपने देश के लिए मरूंगा, ये मेरे लिए गर्व की बात है। मैं चाहता हूं फांसी के बाद मेरा पुनर्जन्म हिंदुस्तान में हो। मैं बार बार अपने देश का कुर्बान होना चाहता हूं। इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या इज्जत हो सकती है। मदन लाल ढींगरा के बाद मैं दूसरा देश प्रेमी हूं जिसने अंग्रेजों को अंग्रेजों के घर में घुसकर मारा। मेरे देशवासियों, मेरा सलाम दो और जो नामुकम्मल काम हमसे रह गया है वो तुम पूरा करो। कुछ आरज़ू नहीं है, आरज़ू की है, रख दे कोई जरा सी आगे वतन कफन। वंदे मातरम। रख दे कोई जरा सी
कल सिर्फ 2 मिनट और बात बचेगा। इसके पहले कि पात्र परिचय हो, मैं सभी कलाकारों की तरफ से होशंगाबाद के इतने सुधी दर्शकों के लिए सम्मान स्वरूप हम उन्हें बहुत सम्मान के साथ उनके लिए ताली बजाना चाहते हैं, जिन्होंने हमारी कृति को इतनी तन्मयता के साथ देखा। हमारी जगह जगह हौसला अफजाई की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें बहुत खुशी है कि उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला परिषद, मध्य प्रदेश सांस्कृतिक परिषद ने हमें यहाँ पर अपनी प्रस्तुति देने का मौका दिया। हम आभारी हैं उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद के, और विशेषकर जयंत विजय जी के, जिन्होंने हमें यहाँ पर इस मंचन का मौका दिया। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। हम सुबह से यहाँ पर आए हैं। हमें यहाँ के जो लोकल हमारे साथी हैं, साथी जन शिक्षण एवं संस्कृति समिति एवं नर्मदा रंगम नाट्य परिवार होशंगाबाद, हम सब कलाकार आप लोगों के सहयोग के लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं और तालियों से आपका अभिनंदन करना चाहते हैं। मंच परे, सबसे पहले मंच परे, और उसके भी पहले हमारे बहुत सीनियर साथी भाई अनूप जोशी बंटी का भी हम हमारे सारे सदस्य ताली बजाकर आपको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं कि हमेशा हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ इन्होंने काम किया, हमारी खूब हौसला अफजाई की है, भोपाल से की और हमारे साथ जबलपुर आकर भी बहुत बार बहुत सारे काम किए। थैंक यू बंटी भाई। मंच पर सबसे पहले संगीत परिकल्पना, इस नाटक की संगीत परिकल्पना डॉक्टर शिप्रा सुल्लेरी की, प्रकाश संयोजन हर्षित झा मंच पर आए। ध्वनि संचालन और एक जलियांवाला बाग में मां की भूमिका में थी मानसी सोनी। जो मेकअप का हमारे जिन्होंने किया, हमारे साथी रूप सज्जा में थे हर्षित झा और मानसी सीनियर। आपने कॉन्स्टेंट हॉल में एक रोल भी किया। मुख्य गायक मुस्कान सोनी। सभी कलाकार से अनुरोध है कि मंच पर आते जाए, आप लोग सारे लोग मंच पे आ जाए, जल्दी से आए। मुस्कान सोनी, माही सोनी, श्रुति जैन, शालिनी अहिरवार, जिन्होंने जलियांवाला बाग में भूमिका भी की थी। उसके बाद तालवाद समीर सराठे, ढोल पर थे अमन कुमार, वेशभूषा और मंच सामग्री भाई दविंदर सिंह ग्रोवर जी थे। मंच पर जो कलाकार जिन्होंने अभिनय किया उनका परिचय बच्चे और अन्य भूमिकाओं में थे शालिनी अहिरवार, प्रेसिडेंट रॉयल एशियाटिक सोसाइटी और मैजिस्ट्रेट, और बच्चे की भूमिका में थी पलक गुप्ता। यहीं पे थे विशाल लेमा, प्रथमेश बख्शी और शैलेंद्र मस्के। इसके अलावा काजल श्रीवास्तव, भांगड़ा नृत्य समूह में थे प्रेम राज विश्वकर्मा, शंकर भूमिया, राहुल सिंह और शैलेंद्र राजपूत। वृद्ध सरकार और माइकल ओडायर की भूमिका में थे नमन मिश्रा, सरदार केहर सिंह, रविंद्र मोहरार, हमारे बहुत सीनियर साथी हैं रविंद्र मोहरार। लॉर्ड जेटलैंड में हमारे नवोदित कलाकार मोहित तिवारी।
पुलिस प्रोसिक्यूटर रोहित सिंह। अलावा इसके लॉर्ड रेटलैंड की भूमिका में थे पराग तेलंग और माफ कीजिए, जनरल डायर की भूमिका में थे पराग तेलंग। बुजुर्ग सरदार की भूमिका में, और ये पूरे जो हमारा जो भी मंच के जितना प्रबंधन है, एक संयोजन, संपादन और साथ में भूमिका, इतनी सारी भूमिकाएं एक साथ करने वाले भाई दविंदर सिंह ग्रोवर। हमारे बहुत सीनियर साथी जिन्होंने पिछले 30 वर्षों में सैकड़ों नाटक में अभिनय किया है और राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त उधम सिंह की भूमिका में थे भाई विनय शर्मा। हम एक बार फिर से उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद का हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें यहाँ मौका दिया, और एक बार फिर से सभी सुधीजनों को नाट्यलोक परिवार आपको सादर प्रणाम करता है। थैंक यू। हमारे एक साथी ऋतिक साहू, हमारे साथी ऋतिक साहू कई भूमिकाओं में एक साथ थे, जलियांवाला बाग में, उसके बाद कॉन्स्टेंट हॉल में और दूसरी जगह बैक स्टेज उन्होंने बहुत किया। और इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। थैंक यू। वाह उधम सिंह, वाह नाटक के निर्देशक संजय गर्ग। तो ये भी नाट्य लोक सांस्कृतिक एवं सामाजिक जगत के प्रस्तुति संजय गर्ग निर्देशित उधम सिंह। जोरदार ताली से स्वागत कीजिएगा हमारे साथी कलाकारों का। हमारे बीच में गरिमामय उपस्थिति रही है मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष होशंगाबाद के लोकसभा विधायक श्री डॉक्टर सीतारमण शर्मा जी की भी हम आपका अभिनंदन करते हैं। एनएवी कॉलेज के प्राचार्य श्री ON चौबे साहब भी उपस्थित हैं, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। अब मैं नाटक के निर्देशक श्रीमान संजय गर्ग जी को नर्मदा रंगम नाट्य परिवार की ओर से एक स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। हम सबके मार्गदर्शक श्री गोपीकांत घोष जी, आप मंच पर आए और निर्देशक साहब का स्मृति चिन्ह मोमेंटो देके अभिनंदन करें। साथी ग्रुप के प्रमुख रत्नेश साहू जी मंच पर आए। नर्मदा रंगम नाट्य परिवार के सभी सदस्यगण कृपया मंच पर आए। आज के सभी सम्मानित अतिथियों से आग्रह करता हूं कि फोटो के लिए कृपया मंच पर आए। सभी सम्मानित अतिथिगण आदरणीय डॉक्टर सीतारमण शर्मा जी, आदरणीय श्री गजेंद्र शर्मा जी, आदरणीय श्री आनंद नारायण सिन्हा जी, आदरणीय श्री जयंत माधव बिसे जी, आदरणीय श्री राजवेंद्र जी, आदरणीय लोकेश तिवारी जी, नर्मदा रंगम नाट्य परिवार के सभी सदस्य कृपया मंच पर आ जाएं। अभिषेक जी, संजय जी, अनिल जी, पुष्पेंद्र जी, सूरज जी, ब्रजेश मोंटी, सोनाली साहू, कविता राजपूत, सौरभ सूरी एवं सभी सदस्य मंच पर आ जाएं। शफीक भाई, अंजलि, डॉक्टर अंजलि जी मंच पर आए। आरती जी मंच पर आ गए।